दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने जेल प्रहरी से जुड़े सभी छोटे बड़े बिंदुओं पर बात की थी। अगर आप भी जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हैं तो ऊपर सजेशन में दिए गए लिंक पे जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेल प्रहरी से जुड़ी तैयारियों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट, जेल प्रहरी के 5 पार्ट में से एक पार्ट है हिंदी, और आज हम देखेंगे कैसे इस विषय में हम 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। अगर हम किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आखिर ये स्ट्रेटजी क्या है? बॉस, स्ट्रेटजी का मतलब ये है, अगर किसी एग्जाम में लेट सपोज हम जेल प्रहरी की बात करते हैं, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी 5 की पांचों सब्जेक्ट अच्छी होंगी। हो सकता है किसी 2 सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप काफी अच्छी हो, आप उसमें 20 में 20 स्कोर कर लें। 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हों जिसका नाम सुन के ही आप डर जाते हो। अगर आप उसे टाइम नहीं देंगे, आप पहले से डिसाइड नहीं करेंगे कि मिनिमम कितना स्कोर करना है इस सब्जेक्ट में, तो आपकी जर्नी टफ हो जाने वाली है। तो आज हम बात करेंगे आखिर कैसे आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि समय बहुत सीमित है, तो बेहतर है हम अभी से तैयारी में जुट जाएं। पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जेल प्रहरी इक्वल टू मिनी एसआई। हाँ, डेफिनेटली आप भी कह सकते हैं। अगर आप जेल प्रहरी के सिलेबस को देखें और एमपीएसआई के सिलेबस को देखें, सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल और एग्जाम में सब्जेक्ट का वेटेज ये थोड़ा सा डिफर करता है, बाकी चीजें सेम है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो 5 सेगमेंट यहां पर हैं, आप ये डिसाइड करें कि किस सेगमेंट में आपको कितना स्कोर करना है। आप लिखें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, और ये डिसाइड करें कि 20 में से कितने नंबर इसमें आपको स्कोर करना है। तो हिंदी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी मैथ से भी ज्यादा स्कोरिंग है और हिंदी बिल्कुल टाइम कंज्यूम नहीं करती है, हमारी मदर टंग है, पढ़ने में भी इजी होता है। तो आज हम हिंदी से जुड़े सभी पॉइंट्स पर डिटेल में बात करेंगे। हिंदी के बारे में सबसे पहले यह जानना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि बॉस जब हम ये जानेंगे क्या पढ़ना है तब तो हम पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर मार्केट में इतने पब्लिकेशंस हैं, इतनी बुक्स हैं, हमारे एग्जाम के हिसाब से कौन सी बुक अच्छी है? तो हम बुक्स पे भी बात करेंगे। तीसरी बात ये कि हम जो एग्जाम देना चाहते हैं, अगर हम ये ना देखें कि उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो तैयारी तो बॉस पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में भी बात करेंगे और एक पेपर के सभी हम 20 के 20 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। चौथी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आगे वीडियोस लाते रहें और आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल पाए। और हम आपके लिए लाइव सेशंस लाने वाले हैं, लाइव क्लासेस लाने वाले हैं, तो जिससे आप क्लासेस से और अपनी तैयारियों से जुड़े रहें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या पढ़ना है और क्या पार्ट हमें इसमें प्रॉब्लम करता है, सबसे पहले हिंदी के बारे में आपको जानना है। हिंदी का परिचय, परिचय में क्या क्या पढ़ना होता है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, लिपि क्या है, भाषा क्या है, बोलियां क्या है, संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, कई संस्थाएं हैं, संगठन हैं और सम्मेलन हुए हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए, तो उसके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी साहित्य के विकास के अलग अलग खंड रहे हैं, आपने अपने 10th 11th 12th के शेड्यूल में इसे देखा होगा। आदिकाल, वीरगाथा काल और ऐसे कई नाम आपने सुने हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं भी आपको मिल जाती हैं, पत्र पत्रिकाएं भी आपको मिलता है, कवियों के उपनाम और उनके प्रसिद्धि के नाम ये भी आपको मिलते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें, 3 छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक करता है। देखिए, सबसे छोटी इकाई वर्ण,
वर्ण के बाद जाएंगे तो शब्द, और शब्द के बाद जाएंगे तो वाक्य। तो इनमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है? जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्णों का वर्गीकरण, यानी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है तो उसका कैसे वर्गीकरण किया गया है, कितने आधारों में वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा एक टॉपिक देखने में काफी हल्का लगता है, लेकिन हर एग्जाम में यह आपको 1 से 2 क्वेश्चन देके जाता है, और वो है वर्तनी सुधार। अपने लेखन में हम कई शब्दों को गलत लिख लेते हैं, शुद्ध हिंदी में उनको दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। तो वर्तनी सुधार काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वर्ण में आपको केवल 2 चैप्टर ही देखना है, वर्णमाला के बारे में जानना है और वर्तनी सुधार पर प्रैक्टिस कर लेनी है। दूसरा चैप्टर है शब्द, और शब्द काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको देखना है उपसर्ग प्रत्यय, इसमें आपको देखना है संधि, संधि जो है आपको वर्ण वाले चैप्टर में देखना है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वर्ण में 3 चैप्टर थे, वर्ण में आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। पहला है वर्णमाला, दूसरा है वर्तनी सुधार, तीसरा है संधि। दूसरा भाग है शब्द। शब्द काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, समास, ऐसे टॉपिक्स आपको यहां पे मिलेंगे। तीसरे भाग पर जब हम आते हैं, मिलता है वाक्य। वाक्य में सबसे जरूरी है वाक्यों का रूपांतरण, और व्यापम के आधार पर अगर बात करते हैं, आपको कुछ वाक्य दिए होंगे और आपको उसमें से शुद्ध या अशुद्ध वाक्य पहचानना होगा। इसके अलावा सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है काव्य खंड वाला, जहां आपको रस, छंद, अलंकार, इनके नाम सुन के कई लोगों को लगने लगता है रटने वाला काम है। तो आप जब इसके क्लासेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा पढ़ के आप 20 में 20 ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर हमें कौन कौन से बुक या स्टडी मटेरियल को रेफर करना चाहिए और कहां पे हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अभी से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियों पर समय देते हैं तो आपका वर्कलोड काफी कम हो जाएगा। अगर हम समझाने वाले पार्ट की बात करते हैं तो वर्णमाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, संधि, समास, इसमें भी कुछ नियम है, तो समझाने वाला भाग है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, इन पे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस बताना, एग्जाम्पल, वो इंपॉर्टेंट है। रस, छंद, अलंकार पर डिटेल में बात करना जरूरी है और कुछ मिसलिनियस पॉइंट पर नोट्स देना जरूरी है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं, अगर हम बात करते हैं विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस पर आप जितना अभ्यास करेंगे उतना बेहतर होगा। उस पर भी हम आपको कुछ ट्रिक्स या कुछ तरीके बताएंगे कि कैसे आप उन चैप्टर्स को इजी मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, पढ़ना तो ये है सर, समझ में आता है, लेकिन पढ़ें कहां से, ये नहीं समझ में आता है। चलिए तो देखते हैं। आपके लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल है वो है लूसेंट। लूसेंट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है, लेकिन अगर आप एमपीएसआई सोच रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल है वो है ब्रह्मास्त्र की बुक, और यहां पर हमने उसकी इमेज शेयर की हुई है। तो अगर आप व्यापम के एग्जाम में जाना चाहते हैं और हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आपके लिए ब्रह्मास्त्र जैसी ही है। हमने देख लिया क्या पढ़ना है, हमने देख लिया कहां से पढ़ना है, हमने ये बात कर ली कि आगे अगर आपको क्लासेस से जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुछ ही दिनों में हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएंगे। अभी तक हम इसलिए नहीं लेके आ पा रहे थे क्योंकि चैनल में सब्सक्राइबर्स 1000 नहीं थे और यूट्यूब के रेस्ट्रिक्शंस के वजह से हम लाइव आपके बीच में नहीं आ पा रहे थे।
अब हम बात करने वाले हैं आज के सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि प्रीवियस ईयर में हम ये जानेंगे कि हिंदी में कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, और आप इसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने तैयारी नहीं भी की होती तो 20 में से 10 क्वेश्चन आराम से आपके निकल जाने थे। और हिंदी में अगर आप 20 में 19 पाते हैं सेटिस्फैक्ट्री, अगर 18 पाते हैं बैड स्कोर, तो आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा वैल्यू देंगे और आपके एग्जाम में ये आपको काफी वैल्यू देगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं 2018 में जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था एक सेट पर बात करता है। आप ये माइंडसेट मत बना लीजिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस आता है, क्योंकि सेट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल डिफर करता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है। बिना समय गवाए एक एक करके हम 20 क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आप भी देखिए आपसे कितने क्वेश्चंस बनते हैं और आपको कितने और तैयारी की जरूरत है। दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, निकाय, नीलाभ, निष्काम या निकाय। आप देखिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस एक शब्द ध्यान रखेंगे, उपसर्ग मतलब शब्द के पहले जुड़ा हुआ जो भाग है वो उपसर्ग कहलाता है। यहां पर छोटी नी है और चारों ऑप्शंस में से देखेंगे 3 ऑप्शन में बड़ी नी है, तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर कौन सा है, 4th यानी निकाय। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, अंगूर खट्टे हैं, ये एक मुहावरा है और 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। ये एक ऐसा मुहावरा है जो आप अपने डेली लाइफ में काफी सुनते हैं। जब किसी इंसान को कोई चीज नहीं मिलती है तो वो कह देता है अंगूर खट्टे हैं। अब देखिए जरा अपने ऑप्शंस में, पहला कहता है मृत्यु निकट आना, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है कोई वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना, निश्चित तौर पर आपका आंसर कौन सा है, बी। आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब आप पेपर में जाएं तो पेपर सॉल्व करने का सही मैनर क्या है, आप चारों ऑप्शंस को पढ़ें और फिर फाइनल आंसर डिसाइड करें। कई बार ओवर एक्साइटमेंट में होता क्या है कि हम पहला देखते हैं और टिक कर देते हैं, हो सकता है उसमें एक और ऑप्शन था जो उससे भी बेहतर और सटीक रहा हो सकता है एक ऐसा ऑप्शन भी हो कि जो कहीं ना कहीं तीनों में एक ही तरह की बातें की हुई हो। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, पेपर करते समय आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। तीसरा कहता है एक ही स्थान पर खड़े रहना, बिल्कुल नहीं। चौथा कहता है देने से साफ मना कर देना, यह भी नहीं होगा। तो हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, देखते हैं। यथावत शब्द का शुद्ध रूप, हमने आपको बताया था वर्तनी सुधार काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये वर्तनी सुधार से ही जुड़ा है। 4 विकल्पों में एक में यथावत सही लिखा है, कैसे पता चलेगा, आप अगर ऑप्शंस पर थोड़ी नजर रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे यथवत, आधा था है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत गलत है ये। दूसरा है यथावत, दिमाग कह रहा है कि होना चाहिए ये, बट हमने बोला फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले बाकी के ऑप्शंस को भी देखें। तीसरा है यथवत, तो छोटा था तो हो ही नहीं सकता है। और चौथा है यथावत, मतलब बड़ा यह है, और हम कहते हैं यथावत, यानी आंसर कौन सा होगा, बी। चौथे क्वेश्चंस पर आता है जी, जवाब क्या होगा, चलिए देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है, यह समास हो गया। यहां पर थोड़े रूल्स की जरूरत होती है, तो एक आप की पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर नंबर मिल गया, अगर कहीं पर किसी शब्द में नंबर मिल गया तो द्विगु समास वहां पर होता है, जैसे चौराहा, त्रिभुवन। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, कुछ उदाहरण बहुब्रीह और द्विगु के एक जैसे होता है। वो क्या है, जब हम इस चैप्टर पर आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अभी बस आप इतना समझिए, पंचवटी नंबर है, 5 वटों का समाहार, मतलब यहां पर है द्विगु समास।
5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जी, जवाब डेफिनेटली ठीक है। देखता है, बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहां पर आप अगर ऑप्शन देखें, देखिए जरा, पहले ऑप्शन में छोटा आ है, दूसरे में भी छोटा आ है और चौथे में भी छोटा आ है। तो बिना दिमाग लगाए, बिना पढ़े आप जान गए कि आंसर है सी। 6th क्वेश्चन, कमान का विलोम शब्द बताना है। तो आपने काफी सुना है तीर कमान, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। 7वें क्वेश्चन पर आता है। 7वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, त्रिफला में कौन सा समास है। डेफिनेटली सही सोच रहे हैं, त्रिफला में एक न्यूमेरिक वर्ड है, एक संख्यात्मक शब्द है, मतलब द्विगु समास है। अगला, भक्ति रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। रस का क्वेश्चन है, स्थायी भाव। अब श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब खो जाना, डूब जाना। जब कोई इंसान अपने ईश्वर परम पिता में डूब जाता है, खो जाता है, तो वो एक प्रकार की रति है। देखते हैं, पहला है विश्वास, बिल्कुल नहीं। ईश्वर विषयक रति, समर्पण और आस्था। समर्पण और आस्था शब्द है, स्थायी भाव नहीं है। तो इसका आंसर होगा ईश्वर विषयक रति, मतलब ईश्वर के विषय में खो जाना, डूब जाना। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पूछा गया है संकल्प में संधि विच्छेद एक शब्द है, उसका सही विच्छेद क्या होगा। ये वर्ण के चैप्टर के अंदर आता है, इसमें रूल जरूरी होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर वाली बिंदी है वो मां का ध्वनि देती है, तो हो जाएगा सम धन कल्प। और क्योंकि ये व्यंजन संधि है, तो नीचे हलंत आना तो बनता है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपका आंसर है फर्स्ट, यानी सम धन कल्प। क्योंकि बाकी अगर दूसरा देखें, ला आधा था तो पूरा हो नहीं सकता, और अगर तीसरा देखें तो उसमें कोई भी विच्छेद नहीं है, अलग अलग करके लिख दिया गया है, और चौथे में वो व्यंजन की तरह टूटा ही नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां भी संधि से जुड़ा हुआ है, किंकर। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जो बताया, बिंदी जो है अनुस्वार की, वो मां की ध्वनि देती है, यानी किम धन कर। तो आपका ऑप्शन होगा फोर्थ। 11वां क्वेश्चन, लक्षण का शुद्ध रूप। लक्षण नहीं होता बच्चों, लक्षण होता है। लक्षण खराब है, तो अब ढूंढिए ऑप्शन कहां पर है। यानी पहला है लक्षण, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ऐसे शब्द तो सुने भी नहीं है। 12वां क्वेश्चन, जो बाद में अधिकारी बने, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो बाद में अधिकारी बने मतलब किसी का उत्तराधिकारी बने, तो आप देखेंगे पहला है उत्तराधिकारी, दूसरा है उत्तराधिकारी, डेफिनेटली दूसरा गलत होगा, तीसरा उत्तराधिकारी और चौथा उत्तराधिकारी। यानी अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, पहले में छोटा का है और तीसरे में बड़ा का है, तो उत्तराधिकारी होता है, यानी आंसर आपका थर्ड होगा। अब देख पा रहे हैं माइनर सा डिफरेंस। अगर कोई बच्चा गौर ना करे तो पहले ऑप्शन को वो टिक करके आ सकता है। छोटी छोटी बातें हैं हिंदी के पेपर में, और ये छोटी छोटी बातें किसी बच्चे के नंबर को 20 से 16 कर देती हैं और किसी बच्चे को 20 में 20 दिला देती है बनने के बावजूद। अगला क्वेश्चन देखता है, जिसने ऋण उतार दिया है, ऋण उतर गया मतलब उऋण हो गया। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो आपको मिल रहा होगा उऋण है तीसरा, यानी 13th का आंसर होगा थर्ड। 14th क्वेश्चन, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची। अब अगर आपको एक पर्यायवाची पता है तो ठीक है, अगर तीनों नहीं पता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को जानकारी ना होने के बावजूद कॉमन सेंस से आप बना सकते हैं। शब्दों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये शब्द तो बहुत पॉसिबल
है ही नहीं। देखते हैं, पहला है अनंग, दूसरा है मर्दन, तीसरा है मनोज। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में अनंग तो सब में सेम है और चौथे में अनग है, तो अनंग होता है, यानी पहले, दूसरे और तीसरे में सोचना है। अब आप देखें, एक में है मर्दन, एक में है मादन, एक में है मदन, और होता है मदन, यानी आपका जवाब है थर्ड। आते हैं 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा रस है। रस का मतलब ये है, जब हम किन्हीं पंक्तियों को पढ़ते हैं तो मन में एक भाव जागृत होता है, या तो गुस्सा का हो सकता है, या तो दुख हो सकता है, डर हो सकता है, उत्साह हो सकता है, तो इन्हीं भावों को हम कहते हैं रस। तो अब देखिए, भौहनि त्रासती मुख नटती, आंखें सौलपटाती, ऐच छुड़ावती, ईंच कर आगे आवती जात। मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी देखें, भौहनि त्रासत मतलब आंखों से तरह तरह के इशारे करना, मुख नटती मुख अलग अलग प्रकार से बनाना, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ये एक रिझाने वाली बात है। और इसमें कहीं ना कहीं अब आप ऑप्शन में देखें, शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, तो यहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं प्यार की बात है, यानी यहां पर होगा श्रृंगार रस। 16th क्वेश्चन, ये भी पर्यायवाची से संबंधित है। घर शब्द के पर्यायवाची आपको बताने हैं। अगर आप पहला शब्द देखें सदन, सब में सदन है, लास्ट में साधन है, तो लास्ट वाला तो कैंसिल हो गया। घर को निकेतन भी कहते हैं, यानी पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। बात बचती है दूसरे और तीसरे में, तो घर को गह नहीं कहते दोस्तों, गेह कहते हैं, यानी आपका आंसर होगा सेकंड। 17th, ये भी बड़ा इजी है, कॉमन सेंस पर बेस्ड है। अंत प्रत्यय से बना शब्द, तो यानी प्रत्यय का मतलब है शब्द के पीछे जुड़ा हुआ। आप पहले देखेंगे अंतः, कहीं पर भी जो है आपको साउंड नहीं आ रहा अंत का, अंतरंग, अंतिम, रटंत, रट धन अंत, यानी आंसर होगा फोर्थ। 18th क्वेश्चन, करुण का विलोम क्या है। करुण मतलब दुखमयी स्थिति, तो एक इंसान है जल्दी करुणमयी स्थिति में आ जाता है, तो दूसरा इंसान निष्ठुर। तो इसमें आप देखेंगे आपको आंसर मिलेगा, पहला है निष्ठुर, गलत है, दूसरा है निष्ठुर, तीसरा है निष्ठुर, चौथा है निर्धुर, यानी आंसर होगा बी। 19th देखेंगे, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती। इसमें अलंकार बताना है, तो यहां पर कुछ कुछ रूल्स होते हैं। तो हमने बोला जब हम रस छंद अलंकार पर बात करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर कर देंगे। यहां पर बस आप इतना समझिए, अनुप्रास अलंकार में शब्द या वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब कोई भी वर्ण या शब्द एक से ज्यादा बार रिपीट होता है। यहां पर अगर आप गौर करें, करुणा कलित मतलब का और का साथ साथ हैं, दो बार आ रहे हैं, यहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। लास्ट आप देखें, दख दोपहरी घाम की छाहों चाहती छाह, तो इसमें भी आप देख रहे हैं दा और दा की आवृत्ति है, मतलब इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर को बड़े इजी मैनर में सॉल्व किया। इसी तरह से आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पीबी के ऑफिशियल वेब पेज पे जाएंगे, वहां जाने के बाद आप मॉडल आंसर और फाइनल आंसर्स में जाएंगे। यहां जाने के बाद आप देखेंगे कि व्यापम ने अभी तक जितने भी पेपर कराए हैं उन सभी पेपर का आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे 2018 आप वहां पर विजिट करेंगे जेल डिपार्टमेंट के पेपर में, और वहां पर आपको जेल प्रहरी के जितने भी पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो तैयारी शुरू करने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करें,
और आज ही अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करें कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर स्कोर करना है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे गणित पर कैसे हम 20 में 20 स्कोर करें, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, हिंदी और मैथ, जिसमें हम 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं। अगर हमने इन दो सब्जेक्ट में अच्छी ग्रिप बना ली तो 60 में 40 स्कोर करना टफ टास्क नहीं होगा, और अगर हम 80 नंबर लेके आते हैं तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।